बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं खुरम गर्देज़ी आप सबको प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी सच न्यूज़ का लाइव क्लिनिक है। लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं, बात करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के सिलसिले में, बीमारियों के बचाव के सिलसिले में, उनकी मैनेजमेंट, इन तमाम चीज़ों में हमारे प्रोग्राम में बात की जाती है। पाकिस्तान के माहिर ऑथेंटिक हेल्थ प्रोफेशनल्स को, डॉक्टर्स को प्रोग्राम में दावत देते हैं ताकि एक सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाई जा सके। मुख्तलिफ बीमारियों को लेके जो मिथ्स, गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, उनको दूर किया जाए। लोगों को हम सब मिल के जो है एजुकेट कर सकें, हेल्थ अवेयरनेस मुल्क में फैला सकें, ताकि बीमारियों के प्रिवेंशन पे काम किया जा सके, बीमारियों के बचाव के सिलसिले में काम किया जा सके, बीमारियों को जो है वो अर्ली स्टेजेस में पकड़ा जाए। क्योंकि अर्ली स्टेज में अगर बीमारी को पकड़ लिया जाए तो उसमें उसका ट्रीटमेंट आसान होता है, सफरिंग कम होती है, ख़र्चा कम होता है। तो हमारे प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस मुख्तलिफ बीमारियों के सिलसिले में लोगों तक पहुँचाई जा सके, हम पहुँचा सकें। आज भी एक बड़े अहम मौजू पर जिस पर हम पिछले 2-3 हफ्ते में भी एक बार हमने प्रोग्राम किया इस सिलसिले में, कोलोन कैंसर जो है उस पर हम लोग बात करेंगे। और जनाब ये है कि बड़ी आंत जो है हमारी, उसके कैंसर के सिलसिले में हमारी बात होगी। क्या वजूहात है, क्योंकि हमारे मुल्क में ये कैंसर जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्या वजूहात हैं, क्यों हो रहा है, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान अजीज़ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब जो हैं प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं और जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, और डॉक्टर अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी इस मौजू पर गुफ्तगू रहेगी। आपको कोई सवाल होता है कॉल करें 0512321200, 0512321203, दोनों नंबर हमारे एक्टिव हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब के गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सलाम अर्ज़ करना डॉक्टर साहब। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, आपने फिर एक बार फिर टाइम निकाला, बड़े ही अहम मौजू के साथ आप आए हैं, आंत के कैंसर, बड़े आंत के कैंसर के सिलसिले में। पहले तो बताइए कि डॉक्टर साहब इस टॉपिक को चूज़ करने की क्या वजह थी, आपके जहन में क्या है कि कैंसर ये बढ़ रहा है, ज़्यादा है हमारे मुल्क में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि मुझे दोबारा आपने मौका दिया इस इशू के ऊपर बात करने थैंक का। यू। इस टॉपिक को इसलिए हमने चूज़ किया है कि ये कैंसर्स की वो वाली शक्ल है जो हमारे मुल्क में तेज़ी से बढ़ रहा है। पहले इसका इंसिडेंस काफ़ी कम था, लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से इसका इंसिडेंस ज़्यादा होता जा रहा है, और उसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं जिस पे हम अभी बात करेंगे। कोलन का कैंसर या रेक्टम का कैंसर या बड़ी आंत का कैंसर, इसकी कुछ वजूहात ऐसी होती हैं जिनको हम नॉन अवॉइडेबल कहते हैं, कि जैसे जेनेटिक्स है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो उसके बारे में ये है कि अगर आपके किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को कोलन का कैंसर या बड़ी आंत का कैंसर हो, जिसमें वालिद, वालदा, आपके सके भाई, सकी बहन, ठीक है, तो 4 से 6 गुना 4 to 6 फोल्ड इंक्रीज रिस्क हो जाता है आपके लिए कि आपको भी हो सकता कि है, आपको भी हो सकता है। अच्छा। तो ये वो चीज़ है जिसको अनफॉर्चुनेटली हम अवॉइड कर नहीं सकते, लेकिन इस सिलसिले में हम थोड़ा सा ये प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जिसका हमारी सोसाइटी में काफ़ी रिवाज है कि हम कज़न मैरिजेस बहुत करते हैं। तो अगर हम उसको टू सम एक्सटेंट अवॉइड कर सकें या डिस्करेज कर सकें, तो ये कुछ एक मैयर है जो इस सिलसिले में हम ले सकते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। फिर उसके बाद अवॉइडेबल फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में हैं, जो कि कोलन कैंसर का सबब बनती हैं। ठीक है। उसमें सबसे पहले तो डाइट, अच्छा, क्योंकि वेस्ट में कोलन कैंसर की परसेंटेज हमारी निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। और जो असेस किया है उन्होंने वो यही है कि फास्ट फूड और लो फाइबर डाइट की तरफ जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है तो उनका ट्रेंड उस तरफ ज़्यादा हो गया। ठीक है। अब फूड में जब फाइबर कम होती है तो वो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ और बाकी बड़ी आंत के दीगर मसाइल को जन्म देती है, जो अल्टीमेटली कैंसर में बदल सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ भी कैंसर के ऊपर जाने की एक वजह या उसके नंबर्स इंक्रीज़ होने की एक वजह ये भी है कि हम लोगों ने भी काफ़ी उस लाइफस्टाइल को अपना लिया है। ठीक है। और हमारी डाइट में जैसे पहले फाइबर और सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां और फ्रूट और ये चीज़ें ज़्यादा शामिल होती थी, वो अनफॉर्चुनेटली अब कम होती जा रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत बड़ा फैक्टर जिसमें बड़ी आंत का कैंसर हो सकता है, वो है ओबेसिटी या मोटापा। अच्छा, अगेन मोटापे को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। बेटर लाइफस्टाइल, डाइट कंट्रोल, रेगुलर एक्सरसाइज। और मोटापा ना सिर्फ कोलन कैंसर बल्कि बहुत सारी और दीगर बीमारियों का भी सबब है। एग्जैक्टली, बिल्कुल तकरीबन हर बीमारी में हम लोग सुन रहे होते हैं। हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी चीज़ें मोटापे से रिलेटेड हैं। अच्छा, और कोलन कैंसर भी उसमें से एक बीमारी है जो मोटापे से रिलेटेड है। सही है, ठीक है।
एक और चीज़ जो आई वुड से कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बड़े लकी हैं कि हम इस्लामिक कंट्री में रह रहे हैं और इस्लामिक माशरे को बिलोंग करते हैं। अल्कोहल इनटेक ठीक है। का बहुत ज़्यादा रिलेशन है बड़ी आंत के कैंसर से। तो जहाँ हमारे मज़हब की और बहुत सारी अच्छी बातें हैं, उसमें से एक ये बात भी है कि अल्कोहल कंजम्पशन को मना किया गया है, क्योंकि वो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है, जिसमें जिगर की बीमारियाँ, ठीक है, और गुर्दों की बीमारियाँ शामिल हैं, और कोलन कैंसर या बड़ी आंत का कैंसर उसमें से एक बीमारी है जो अल्कोहल कंजम्पशन के ज़्यादा होने से, ठीक है, उसका रिस्क बढ़ जाता है। सही। और डॉक्टर साहब, तंबाकू नोशी का भी इफेक्ट है इस पे? तंबाकू नोशी का भी इफेक्ट है, बिल्कुल। तो स्मोकिंग को हम वैसे तो जनरली हर चीज़ में करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उसमें फेफड़ों का कैंसर, छाती का कैंसर और बड़ी आंत का कैंसर और मुंह का कैंसर, इनका डायरेक्ट रिलेशन स्मोकिंग के साथ है। अच्छा, सही। तो ये आपने अब रीजंस बता दिए हमें कि जी ये अहम रीजंस हैं जो हमारे मुल्क में देखने को मिल रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो सेडेंट्री वे ऑफ लाइफ है, बैठे रहना, उसका भी कोई इससे ताल्लुक होता है? देखें, उसका डायरेक्ट लिंक उस तरह से नहीं बनता, लेकिन चूँकि सेडेंट्री लाइफस्टाइल वुड लीड टू कि आपको ओबेसिटी की तरफ लेके जाता है, प्लस सेडेंट्री लाइफस्टाइल का एक और प्रॉब्लम होता है कि उससे कॉन्स्टिपेशन का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। तो वो फिर अल्टीमेटली कोलन कैंसर की तरफ लेके जा सकता है आपको। अच्छा, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा इस तरफ भी इशारे कीजिएगा कि हमें कैसे पता चले कि जी कोलन कैंसर है? कोई अलामतें हैं ऐसी इनिशियल लेवल पे, या होने से पहले कोई ऐसी अलामतें हैं जो हमें पता चल जाएं और हम बच जाएं इससे? अच्छा, इसके बारे में 4-5 ऐसी अलामात हैं जो आई वुड लाइक टू मेंशन, ताकि लोगों को ये पता चले कि अगर उनमें से कोई अलामत उनमें ज़ाहिर हो रही हो तो वो प्लीज़ उसको इग्नोर ना करें, बल्कि उसके लिए वो किसी हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएं और उसकी एडवाइस लें। ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो कोलन है वो दाईं साइड पे छोटी आंत जो है वो बड़ी आंत में शामिल होती है, और फिर दाईं साइड से कोलन जो है वो बाईं साइड पे जाता है, और फिर वो जो उसका लोअर पार्ट है उसको हम रेक्टम कहते हैं, उसमें तब्दील हो जाता है। सही है, ठीक है। तो दाईं साइड का अगर कोलन का कैंसर हो तो उसकी सबसे कॉमन जो प्रेजेंटेशन है, जैसे मरीज़ जिस सिम्टम से आएगा, वो यूजुअली ये होता है कि पेशेंट को या तो पखाने में खून आना शुरू हो जाएगा, या काले रंग के पखाने आना शुरू हो जाएंगे, डार्क कलर के, या खून की कमी के साथ पेशेंट आएगा। ठीक है। और खून की कमी की वजह से उसे टायर्डनेस, फटीग रहना शुरू हो जाएगी, और जब आप ब्लड चेक करेंगे तो उसमें हीमोग्लोबिन लेवल लो होगा। अब कोई भी ऐसा पेशेंट जिसमें खून की कमी की कोई और ऑब्वियस वजह ना हो, ठीक है, जैसे गुर्दों का मसला ना हो, हड्डियों का मसला ना हो, ठीक है, और कहीं और से ऑब्वियस खून के ज़ाया होने की शवाहद ना हो, ठीक है, तो उसमें इस तरह की सिचुएशन में मैदे का कैंसर और बड़ी आंत के दाईं साइड का कैंसर को हमेशा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सही है, ठीक है। इसके अलावा बाईं साइड का जो कैंसर है उसमें सबसे कॉमन जो 3-4 सिम्टम्स हैं वो ये है कि पेशेंट अगर 40 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और उनमें वो हमारे पास आएँ और कहें कि 2-3-4 महीने से मुझे कब्ज़ रहने लग गई है, न्यू ऑनसेट ऑफ कॉन्स्टिपेशन उसको हम कहते हैं, तो उसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा। अगर पेशेंट सारी अपनी लाइफ में रेगुलर उसकी हैबिट्स रही हैं, ठीक है, और अब आके कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो गई है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। वो भी एक अहम अलामत हो सकती है। वो भी एक अहम अलामत हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा एक और अहम अलामत जिसको हम कहते हैं पेनलेस ब्लीडिंग, के पेशेंट को कोई दर्द नहीं है, पेट में स्टूल पास करते हुए कोई दर्द नहीं होती, लेकिन स्टूल के साथ ब्लड आना शुरू हो गया, ठीक है, उसको भी ज़रूर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत अहम सिम्टम है जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन ऑल्टरनेटिंग विद डायरिया। ठीक है। तो पेशेंट ओल्ड एज में या मिडिल एज में अगर प्रेजेंट करता है सिम्टम से कि डॉक्टर साहब मुझे कभी कब्ज़ हो जाती है और फिर डायरिया हो जाता है, फिर कब्ज़ हो जाती है, फिर डायरिया हो जाता है, ठीक, तो ये बहुत अहम अलामत है ये वाली, कि उसमें कोलन कैंसर को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सही। प्रोफेसर साहब मज़ीद बात करेंगे, हमने छोटा सा वक्फा लेना है यहाँ पर प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं जो है प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान अजीज़ की। प्रोफेसर साहब जो हैं प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं और जर्नल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं।
डॉक्टर साहब जो हैं डॉक्टर अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल इस्लामाबाद में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से बड़े अहम मौजू पर हमारी गुफ्तगू चल रही है। कैंसर्स पे हम लोग बात करते रहते हैं और पाकिस्तान में कुछ ऐसे कैंसर जो कि बढ़ रहे हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट हैं और जो है ख़तरनाक कैंसर्स हैं, उन पर बात करना, अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें एक कोलोन कैंसर यानी बड़ी आंत का कैंसर जो कि ग़ालिबन मर्दों में डॉक्टर साहब ज़्यादा होता है, इस पर हमारी डॉक्टर साहब से बात चल रही है और गुफ्तगू हम आगे बढ़ाएंगे। लाइव हैं आपकी खिदमत में, आपका कोई सवाल हो इस सिलसिले में तो ज़रूर कॉल करें, अपना सवाल पूछें, छोटा सा वक्फा लेंगे, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर प्रोफेसर ऑफ सर्जरी और डॉक्टर जर्नल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं। डॉक्टर अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बड़ी अहम गुफ्तगू चल रही है कोलोन कैंसर यानी बड़ी आंत का जो कैंसर होता है, उस सिलसिले में डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने वजूहात की तरफ इशारा किया जो कि बहुत ज़रूरी हैं, अलामतों के ऊपर डॉक्टर साहब ने बात की जो कि बात चल रही है, मज़ीद डॉक्टर साहब से बात करेंगे। बड़े अहम नुकात हैं, इनको ज़रूर नोट करें, अहमियत दें। कोई भी इस तरह की अलामत आपको नज़र आती है ताकि बीमारी के होने से पहले या उसको इनिशियल स्टेज में पकड़ा जा सके और उसे आसानी से फिर ट्रीट किया जा सके। जब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं तो फिर हम लोग कैंसर को ब्लेम करते हैं कि जी कैंसर ट्रीट नहीं होता, कैंसर की अलामतें नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बयान किया कि अलामतें मौजूद है, हम लोग शायद उसको नज़रअंदाज करते हैं या अहमियत नहीं देते। चलेंगे डॉक्टर साहब की गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आपको कोई सवाल है तो कॉल करें 0512321200 और 0512321203। डॉक्टर साहब अलामतों पे आप बात कर रहे थे। अच्छा, अलामतों के बारे में हम पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे, उसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ। एक अलामत बहुत अहम है समझना, जो कि बड़ी आंत के सबसे लोअर पार्ट जिसको हम रेक्टम कहते हैं उसके कैंसर में सामने आ सकती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। अच्छा, इसका मतलब ये है कि पेशेंट स्टूल पास करके आता है तो आने के थोड़ी देर बाद पेशेंट को ये फील होता है कि उसने दोबारा स्टूल पास करने जाना है। ओहो, अच्छा, अब उसकी रीज़न ये है कि चूँकि स्टूल जब रेक्टम में जाता है तो वहाँ से एक नर्व फाइबर्स एक मैसेज लेके ब्रेन को जाते हैं कि स्टूल पास करना है, और पेशेंट फिर या जो भी कोई भी नॉर्मल आदमी स्टूल पास करने जाता है। तो जब वहाँ पे ग्रोथ होती है तो वो एक फॉल्स मैसेज जनरेट करती है कि स्टूल पास करने जाना है। तो ये बड़ी कॉमन कंप्लेंट रेक्टम के कैंसर में होती है कि पेशेंट कहता है कि जी मुझे बार बार स्टूल आता है, लेकिन जब मैं स्टूल पास करने जाता हूँ तो मैं पास नहीं कर पाता, आई कांट, कुछ होता ही नहीं है, लेकिन उसको ये फील हो रहा होता है कि अर्ज हो रही होती है कि आई वांट टू पास द स्टूल। अच्छा, तो इस तरह का अगर सिम्टम हो, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये बहुत सिग्निफिकेंट सिम्टम है रेक्टम के कैंसर का, और इसको ज़रूर चेक करवाना चाहिए। डॉक्टर साहब, अलामतों के बाद एक और जो बहुत अहम चीज़ आती है कि अगर आपको अलामत नज़र आ गई है तो क्या टेस्ट मौजूद हैं, कैसे पता चलाया जाए कि जी कैंसर है नहीं है? अच्छा, इनमें से अगर कोई अलामत आप में आ जाती है और आप चेकअप के लिए आते हैं किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल के पास, या फॉर एग्जांपल हमारे पास डॉक्टर अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल में आते हैं, किसी भी और हॉस्पिटल में जाते हैं, तो जो बेसिक टेस्ट्स हैं उनके अलावा जो स्पेसिफिक टेस्ट किए जाते हैं इसको तशख़ीस करने के लिए, उसमें एक तो एंडोस्कोपी, अच्छा, कैमरा टेस्ट जिसको हम सादा अल्फाज में बोलते हैं। और एंडोस्कोपी का फ़ायदा ये है कि उसमें कोलन या बड़ी आंत अंदर से देख भी ली जाती है, और अगर वहाँ पे कोई ग्रोथ, कोई पॉलिप, कोई अल्सर मिले तो उसी वक्त उसकी बायोप्सीज ले ली जाती हैं। ठीक है, और बायोप्सी से फिर कंफर्मेशन हो जाती है कि ये कैंसर है या नहीं। सही, बिल्कुल ठीक। इसके अलावा स्कैन अवेलेबल हैं, कुछ ऐसे पेशेंट जो एंडोस्कोपी के लिए फ़िट ना हो, या कुछ ऐसे पेशेंट्स जो एंडोस्कोपी करवाना ना चाहते हों, उसमें फिर सेकंड लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के तौर पे हम स्कैन कर सकते हैं, जिसमें सबसे कॉमन स्कैन सीटी ऑफ द एब्डोमेन है, यानी पेट का सीटी स्कैन। अच्छा, और उसकी एक सब टाइप है जिसको हम सीटी कोलन बोलते हैं, या सीटी क्लोनोग्राफी वर्चुअल बोलते हैं, जो कि ख़ास किस्म का सीटी स्कैन है
जो बड़ी आंत के या कोलन के बीमारियों को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक, सही, यानी दोनों ऑप्शंस मौजूद दोनों हैं, कोई भी ऑप्शंस मौजूद हैं। ऑप्शन किया जाता है। और लेकिन बेसिक जो है वो, अच्छा ये डॉक्टर साहब बताइएगा कि हम किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, क्योंकि बहुत से कैंसर के केसेस या जो कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां हैं उनमें केसेस इवन जो है आप हम डॉक्टर से भी थोड़े से मिस हैंडल हो जाते हैं। जैसे आप अगर किसी अपने मोहल्ले के डॉक्टर के पास चले जाएं तो वो हो सकता है आपको जो है वो पेट की कोई दवाई दे दे, ऐसा होता है, और ऐसे केस में फिर क्या किया जाए? ऐसा बिल्कुल होता है, काफ़ी कॉमनली होता है। ऐसे केस में मेरा ख्याल सबसे पहले तो जो सब नज़र में रखने वाली बात है वो ये है कि अगर कोई ऐसी अलामात हों जो किसी आपके मोहल्ले के डॉक्टर से या किसी और हेल्थ प्रोफेशनल से दवाई लेने से ठीक ना हो पा रही हों, तो उसको प्रोलॉन्ग ना करें और बार बार इस चीज़ को रिपीट ना करें कि आप लोकल डॉक्टर्स से दवाई ले रहे हैं। ठीक है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि लोकल डॉक्टर्स कम्पिटेंट नहीं है, लेकिन चूँकि कैंसर को ट्रीट करने के लिए बिल्कुल एक डिफरेंट प्रोटोकॉल है, डिफरेंट डॉक्टर्स हैं, तो इसलिए डॉक्टर्स को भी ये चाहिए कि अगर किसी स्टेज पे वो समझें कि पेशेंट को की अलामात कंट्रोल नहीं हो रही तो वो कैंसर सेंटर्स में पेशेंट को रेफ़र करें। बिल्कुल ठीक, यानी एक आध बार आप दवाई ले लें, अगर तो उससे आराम आ जाते तो इसका मतलब ठीक पेट का मसला था या कोई नॉर्मल कोई इन्फेक्शन वगैरह था, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो फौरी तौर पे किसी ऑन्कोलॉजिस्ट या जैसे जो है सर्जन्स हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जन हो गए, कैंसर सर्जन हैं, उनके पास उनसे ज़रूर एडवाइस लें। बिल्कुल सही, ठीक। डॉक्टर साहब आते हैं आप ट्रीटमेंट की तरफ, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं इस कैंसर के? अच्छा, कोलन कैंसर में जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा कीमोथेरेपी और रेडिएशन का भी रोल है। अब कोलन को हम यूजुअली ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो कोलन बड़ी आंत जो इटसेल्फ है और एक उसका लोअर पार्ट जो रेक्टम है। ठीक है, तो रेक्टम का ट्रीटमेंट थोड़ा सा फ़र्क है बाकी कोलन के ट्रीटमेंट से। तो कोलन के ट्रीटमेंट में हम कोशिश करते हैं कि पहले आम तौर पे सर्जरी कर दी जाए। ठीक है, वैसे केस टू केस वेरी भी कर सकता है, लेकिन जनरली उसमें पहले सर्जरी कर देते हैं और फिर जो बायोप्सी रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंगली उसमें हम कीमोथेरेपी का डिसाइड करते हैं। ठीक है। रेक्टम का कैंसर जो है वो इस लिहाज से थोड़ा सा फ़र्क है कि रेक्टम चूँकि उन नर्व्स के ऊपर पड़ी हुई है, जो मोहरों से नर्व्स निकलती हैं जो आपके ब्लैडर फंक्शन को और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, तो रेक्टम की ट्रीटमेंट करते हुए हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि वो नर्व्स डैमेज ना हो जाएं। उससे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकती है। ठीक तो है, रेक्टम में हम ये कोशिश करते हैं कि पेशेंट को ऑपरेशन से पहले कुछ डोजेस कीमोथेरेपी की और एक शॉर्ट कोर्स रेडिएशन का दे दें। ठीक है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि ट्यूमर श्रिंक हो जाता है और हमें क्लियर मार्जिन उन नर्व्स को डिस्टर्ब किए बगैर मिल जाता है। ठीक है, तो रेक्टम के कैंसर में आम तौर पे पहले कीमोथेरेपी और रेडिएशन दे के और फिर उसके बाद हम सर्जरी की तरफ जाते हैं और बाज़ दफ़ा उसके बाद फिर कीमोथेरेपी या रेडिएशन देनी पड़ती है। ठीक है, स्टेज 1 और 2 में हम लोग हमेशा से यही बात करते आ रहे हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट का या कैंसर के क्योर का वाहिद तरीका यही है कि उसको अर्ली डिटेक्ट करें। अच्छा, और अगर स्टेज 1 स्टेज 2 में पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम लोग हमारे सेंटर में ये फैसिलिटी मौजूद है कि हम उसका कैमरे के ज़रिए ऑपरेशन करते हैं। अच्छा, लैप्रोस्कोपिक जिसको बोलते हैं। डॉक्टर साहब यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो अपने ट्रीटमेंट आप बताया कि बड़ा अहम टॉपिक है, तफसीली इस पर बात होगी। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान अजीज़ की। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कोलन कैंसर के सिलसिले में। छोटा सा वक्फा लेंगे, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान अजीज़ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब जो हैं प्रोफेसर ऑफ सर्जरी और जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं। डॉक्टर साहब जो हैं डॉक्टर अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही थी कोलन कैंसर के सिलसिले में, जिसमें डॉक्टर साहब ने उसकी अलामतों की तरफ इशारा किया, वजूहात की तरफ इशारा किया,
तमाम चीज़ों पे डॉक्टर साहब ने बात की और हम गुफ्तगू कर रहे थे ट्रीटमेंट के बारे में। डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट के बारे में, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में डॉक्टर साहब बात करते थे, वो सुनते हैं। डॉक्टर साहब प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। हम मेरा ख्याल उसी बात को कंटिन्यू करते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी स्टेज 1 और स्टेज 2 में आमतौर पे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पॉसिबल होती है और उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि हमने ना सिर्फ ये कि ट्यूमर को निकालना होता है बल्कि उसके ड्रेनिंग जो लिम्फ नोड्स या गदूद हैं उनको भी निकालना है, उसको सप्लाई करने वाली जो खून की नालियाँ हैं, ब्लड वेसल्स, उनको भी निकालना है और उसके इर्द गिर्द कुछ सेंटीमीटर का एक क्लियर मार्जिन लेना है। अच्छा। ये सारा कुछ करने का पर्पज़ ये है कि पेशेंट को कैंसर दोबारा ना हो जाए या फैल ना जाए। ठीक है। तो ये सारा कुछ अब लेप्रोस्कोपी या की होल के ज़रिए मुमकिन है। अब की होल सर्जरी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पेशेंट की रिकवरी बहुत स्मूथ हो जाती है। सही है। बनिस्बत इसके कि आपके पूरे पेट पे एक बहुत बड़ा कट लगा हो और मसल्स काटे हों और उसके थ्रू ट्यूमर की सर्जरी की जाए। ज़बरदस्त। ठीक है। जब हम कोलन कैंसर की या रेक्टम के कैंसर की ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे तो उसमें एक कॉन्सेप्ट जो हमने अभी इंट्रोड्यूस कराया है वो ट्यूमर बोर्ड का इजरा है, जो हमने अपने हॉस्पिटल में अभी शुरू किया है, जिसकी कुछ मीटिंग्स बड़ा सक्सेसफुली हो गई हैं। अच्छा। अब ट्यूमर बोर्ड का कॉन्सेप्ट ये है कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जन जो ट्रेंड हो कैंसर सर्जरी के लिए, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट और जो हमारे रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है, और इसके अलावा कोई और जो रिलेटेड फील्ड हो, वो साथ इकट्ठे बैठ के पेशेंट के स्कैन्स, पेशेंट की रिपोर्ट्स, और सारा उसका प्लान डिस्कस करते हैं और फिर पेशेंट को एक प्लान देते हैं कि तुम्हारी पहले कीमो होगी या पहले ऑपरेशन होगा या बाद में कीमो होगी। ठीक। और इसके साथ ही अगर कोई और स्पेशलिटी हमने इन्वॉल्व करनी हो, जैसे अगर कोलन का कैंसर हमने पिछले दिनों एक केस किया जिसने मसाने को या यूरिनरी ब्लैडर को पकड़ा हुआ था, तो यूरोलॉजिस्ट उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। अच्छा, और वो कंबाइंड ऑपरेशन भी कर सकते हैं हम। यानी एक डॉक्टर डिसाइड नहीं करेगा आपकी, वो पूरा बोर्ड बैठ के डिसाइड करता है और उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा सीक्वेंस का हो जाता है कि आपको मुख्तलिफ अस्पतालों में मुख्तलिफ तरह के ट्रीटमेंट्स के लिए, जैसे कीमो के लिए, सर्जरी के लिए, रेडिएशन के लिए जगह जगह नहीं जाना पड़ता, एक ही जगह आपका सारा ट्रीटमेंट और सारा प्लान डिसाइड हो जाता है। ज़बरदस्त। तो ये ट्यूमर बोर्ड अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुल रहा है अभी तक और अगली मीटिंग्स भी ऑलरेडी स्केड्यूल्ड हैं। सही। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है किसी भी कैंसर पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए और उसकी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए। सही। ठीक। डॉक्टर साहब, जैसे आपने लेप्रोस्कोपी की बात की, लेप्रोस्कोपी पाकिस्तान में आ गया है। कुछ अर्सा पहले हम सुनते थे कि बहुत ही रेयर जगहों पे होता था, अब माशाल्लाह जो है काफ़ी कॉमन हो गया और बड़ा उससे फ़ायदा होता है। ज़ाहिर बात है, कहाँ पर वो इतने बड़े बड़े ज़ख़म जो कि 2-2 महीने लग जाते थे ज़ख़म भरने, और अगर कोई उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो बस फिर तो सत्यानाश। तो और क्या आपकी कोलन कैंसर से रिलेटेड, आंतों से रिलेटेड या रेक्टम की सर्जरीज़ हैं, नई टेक्नोलॉजीज़, नए मेथड्स क्या आप लोग यूज़ कर रहे हैं? अच्छा, इसमें लेप्रोस्कोपी तो ज़ाहिर है उसमें दिन ब दिन कोई ना कोई नई इनोवेशन हो रही है। उसमें स्मॉल कैमराज आ गए हैं और इसके अलावा और तरह के गैजेट्स आ गए हैं जिससे ज़ाहिर है अल्टीमेटली पेशेंट को फ़ायदा होता है। बिल्कुल सही। लेकिन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अलावा कुछ और फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इनोवेशन हुई है पिछले दिनों में, जिसमें से एक मैं स्पेशली मेंशन करना चाहता हूँ। एक ऑपरेशन जो पाइल्स के लिए हम लोग अभी शुरू कर चुके हैं अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल में, जिसको हेलो बोलते हैं हम। अच्छा। तो हेलो जो है मुखफ़फ़ है हेमरॉयडल आर्टरी लाइगेशन ऑपरेशन का। अच्छा। अब हेलो ऑपरेशन हम लोग करते हैं पाइल्स के लिए। ठीक है। और उसमें इस ऑपरेशन की सबसे ख़ास बात यह है कि ये वर्चुअली पेन फ्री ऑपरेशन है। अच्छा। और इसमें हम जो पाइल्स को या हेमरॉइड्स को खून मुहैया करने वाली नालियाँ हैं उनको एक ख़ास डॉपलर या लेज़र डिवाइस के साथ डिटेक्ट करके तो उनको वहाँ पे बांध देते हैं। अच्छा। और जब पाइल्स की ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है तो पाइल्स श्रिंक हो जाते हैं। अच्छा। ये प्रोसीजर बहुत कॉमनली यूरोप में और अमेरिका में परफॉर्म अब तो बल्कि यही प्रोसीजर परफॉर्म होता है। ठीक है। और पेन फ्री होने के अलावा इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें कट कोई नहीं लगता। अच्छा। तो पेशेंट की रिकवरी इतनी स्मूथ और क्विक होती है कि वेरी नेक्स्ट डे पेशेंट अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर सकता है, अपने काम पे जा सकता है और बाकी सारा कुछ कर सकता है। तो डॉक्टर साहब, कट कैसे नहीं लगता? इसलिए कि हम वो जो डॉपलर डिवाइस है उस डिवाइस के अंदर एक ख़ास मैकेनिज़्म है, ठीक है, जिससे वो खून की नालियों की बेस को एक छोटा सा स्टिच लगा देते हैं ताकि खून की सप्लाई ब्लॉक हो जाए। ठीक है। और हेमरॉइड्स श्रिंक हो जाएं। और जो पहले ऑपरेशन होता था उसमें हम क्या करते थे? उसमें हम कट करके तो
पाइल्स को काट के और अच्छा, वेन्स को piles पूरा काट के को जो निकालते थे, गोश्त एक्स्ट्रा आया हुआ है, उसको निकाल उसको देते निकाल देते थे। तो वहाँ ज़ख्म बन जाता था जिसको हील होते हुए काफ़ी 2-3-4 हफ्ते भी लग जाते थे। ठीक है, और ज़ाहिर है वो एक पेनफुल प्रोसीजर था, कई दिन पेशेंट पेन में रहते थे। ठीक है, और उसमें पेशेंट की रिकवरी ज़ाहिर है इस तरह से नहीं होती थी जैसे इसमें होती है कि वेरी नेक्स्ट डे आप अपने बिल्कुल काम पे भी वापस बेसिकली जा इसमें तो सकते हैं, जख्म है ही नहीं। क्योंकि इसमें ना ज़ख्म है और ना इसमें पेन है। जरूर। अब वो पेन इसलिए नहीं है कि जिस पॉइंट पे हम स्टिच लगाते हैं ठीक है। वो एक ख़ास टेक्निक के साथ वो एरिया रेक्टम का वो एरिया है जो जहाँ पे पेन फाइबर्स नहीं होते, वो ठीक ए है। सेंसिटिव एरिया है। जबरदस्त। तो इसकी वजह से पेशेंट को ना पेन होता है ना कट लगता है। अच्छा, और एक और सबसे बड़ा फ़ायदा इस प्रोसीजर का ये है कि इसमें रिकरेंस के या पाइल्स दोबारा होने का रिस्क दूसरे प्रोसीजर्स की निस्बत बहुत ज़्यादा कम है। और ये आप लोग कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं और मैं आई वुड से इट वेरी प्राउडली कि इस्लामाबाद में हम लोग फर्स्ट हैं और फर्स्ट हॉस्पिटल है जिसमें अब शुरू हो चुका है ये प्रोसीजर। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, टाइम बिल्कुल हमारा ख़त्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिस पे आपने बात की और अवेयरनेस की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच आपसे। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान अजीज़ की। प्रोफेसर साहब प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं और डॉक्टर साहब जो हैं जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी हैं। डॉक्टर साहब डॉक्टर अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल इस्लामाबाद में अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं। कैंसर, कोलोन कैंसर केसेस में डॉक्टर साहब ने बात की। और एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब ने बात की कि जो कि बड़ा सीरियस हमारे मुल्क में मसला है कि पाइल्स का मसला होता है, उसमें ऑपरेशन नहीं लोग करवाते क्योंकि उस ऑपरेशन की वजह से बड़े प्रॉब्लम होते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि जी पेन फ्री ऑपरेशन, हेलो ऑपरेशन आपने बताया कि जी आप जा सकते हैं और वहाँ पर आप ये ऑपरेशन करवा सकते हैं जिसमें पेन नहीं होगा, जिसमें जो है वो ज़ख़म कोई नहीं है, सिर्फ जो है जो आर्टरी है उसको बांध दिया जाता है ताकि उसकी ब्लड सप्लाई वो ख़त्म कर दिया जाए। आई होप आज का प्रोग्राम आप लोगों को मुफीद साबित हुआ होगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक और मौजू के साथ। तब तक के लिए मुझे खुर्म गर्देज़ी और प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान अजीज़ को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।